हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस मंथ में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आए हैं जो आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। इस मंथली करंट अफेयर सीरीज के अगर प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स आप, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पिछले महीने के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप ईयरली करंट अफेयर का हमारा पैकेज है ओएसएस करंट अफेयर, वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको हर मंथ का करंट अफेयर मिल जाता है, तो ये वाली पीडीएफ भी आपको उसमें मिल जाएगी। ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 एथलीट हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। कौन कौन है वो? डी गुकेश चेस से संबंधित हैं और हाल ही में अभी यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बने हैं। तो डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी से आते हैं, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया उनके योगदान के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम को इन्होंने लीड किया था। श्री प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है T64 हाई जंप कैटेगरी में पेरिस पैरालंपिक में 2024 में। एंड मनु भाकर को, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 2 मेडल जो है वो अपने नाम किए, ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पर देखिए नवदीप सिंह, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्हें 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में सारे अवार्ड आपसे अच्छे से डिस्कस करे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, सभी अवार्ड को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2025 में। पद्म पुरस्कार पे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया उस वीडियो पर। डिटेल में हमने चर्चा करी है एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर करे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पद्म पुरस्कार से हमको पता ही है कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये वीडियो आपको एग्जाम में 1 नंबर ज़रूर देगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं, पद्म अवार्ड क्रेजी जीके ट्रिक करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये 7 व्यक्ति कौन कौन है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया, मेडिसिन की फील्ड से आते हैं ये। विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है। इससे पहले इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिल चुका है। 2025 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को ये पुरस्कार दिया गया। भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ये। भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, इसके अलावा कुमुदनी रजनीकांत लखिया को यह पुरस्कार दिया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पुरस्कार दिया गया। मरणोपरांत 3 व्यक्तियों को दिया गया, MT वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी को एंड शारदा सिन्हा को। तो ये 7 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण से 2025 में सम्मानित किया गया है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा 2025 में पद्म विभूषण से 19 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्कस करें तो PR श्रीजेश हैं, श्री शेखर कपूर हैं, सुशील कुमार मोदी, पंकज उदास, विवेक देबराय, साध्वी रितंभरा और विनोद धाम। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 29 लोगों में से। एंड पद्मश्री की बात करें तो 2025 में 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अरिजीत सिंह, R अश्विन, हरविंदर सिंह, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डिटेल में अगर आपको कवर करना है तो आप वो वीडियो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों और शोधकर्ताओं को 30,000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों और जर्नल्स तक मुफ्त पहुंच मिलेगी।
इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से ये योजना संचालित होगी जो यूजीसी के तहत काम करता है। इसके लिए 3 वर्ष 2025, 26 और 27 में सरकार ने 6,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च को मजबूत करना। यहाँ पर 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इटली के जैनिक सिनर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के मेंस सिंगल का टाइटल अपने नाम किया। जैनिक सिनर ने, उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया है। सिनर का यह पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम महिलाओं में बात करें, वुमेन सिंगल के टाइटल की बात करें, तो वो खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। अमेरिकन है मैडिसन कीज, उन्होंने 2025 वुमेन सिंगल टाइटल अपने नाम किया है ऑस्ट्रेलिया ओपन में। विश्व नंबर 1 आरेना सबलेंका को उन्होंने फाइनल में हराया है, जो कि बेलारूस से आती हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो आयोजित होते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आयोजित होने वाला टेनिस टूर्नामेंट है, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यहाँ पर जैनिक सिनर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध हृदय सर्जन का निधन हुआ? तो भारत में पहली सफल कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करने वाले प्रसिद्ध हृदय सर्जन डॉक्टर के.एम. चेरियन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1991 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1975 में इन्होंने भारत की पहली सफल कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा, डॉक्टर के.एम. चेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी इंदौर और उदयपुर भारत के पहले 2 ऐसे शहर बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को की वेटलैंड सिटीज की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। ये सूची वेटलैंड्स के संरक्षण, कंजर्वेशन और उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध शहरों को मान्यता देती हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध जल निकाय, वाटर बॉडीज पिछोला लेक, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई, ये सभी उदयपुर के प्रसिद्ध वाटर बॉडीज हैं। अगर हम इंदौर की रामसर साइट्स की बात करें, रामसर साइट वेटलैंड्स की, तो सिरपुर झील हो गया, यशवंत सागर झील, ये प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के किन 2 शहरों को हाल ही में यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया? उदयपुर और इंदौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2024 में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, उनको आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है। स्मृति मंधाना ने 2024 में शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय टीम को कई मुकाबलों में जीत भी हासिल हुई। आईसीसी 2024 के अन्य अवार्ड्स की बात करते हैं तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया मेली केर को। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया अजमतुल्ला ओमर जई को, जो कि अफगानिस्तान से खिलाड़ी हैं। मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब अर्शदीप सिंह को दिया गया। वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मेली केर को दिया गया, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। तो इसके अलावा ये सारे अवार्ड भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर स्मृति मंधाना, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी को राज्यों और यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। बहुत ही सुंदर झांकी यहाँ पर देखने को मिली हमको। इसके अलावा दूसरा स्थान दिया गया है त्रिपुरा की झांकी को, वहीं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश की झांकी को। इससे पहले 2024 में गणतंत्र दिवस में पहला स्थान ओडिशा की झांकी को प्राप्त हुआ था, इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस द्वारा एमएसएमई टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। यहाँ पर टीम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। ये योजना एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और डिजिटल पेमेंट सिस्टम या लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई है। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के सहयोग से संचालित होगी, मतलब ओएनडीसी के द्वारा। ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक टेक नेटवर्क है, जिसे डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 31 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था।
तो ध्यान रखिएगा, एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस द्वारा। सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सुर्खियों में है, आपने भी सुना होगा। हाल ही में चर्चा में रही डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने करी है? तो डीप सीक एआई एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, एआई है। 10 फरवरी 2025 को डीप सीक ने अपना पहला मुफ्त बोल सकते हैं फ्री चैटबॉट ऐप लॉन्च किया, जिसके बाद में एनवीडिया के शेयर में 18% की तक की गिरावट हमको देखने को मिली, क्योंकि डीप सीक ने ओपन सोर्स जनरेटिव एआई चैटबॉट बनाया है। आपने जैसे कि चैट जीपीटी यूज़ किया होगा कभी, तो उसी तरीके से नया चैटबॉट हमको देखने को मिला है डीप सीक, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया। डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने करी? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लियांग वेनफेंग ने मई 2023 में इसकी स्थापना करी थी। ये कंपनी जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल विकसित करती हैं, डेवलप करती हैं। क्लियर? काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में शतरंज की FIDE रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने FIDE रैंकिंग में 2784 पॉइंट के साथ में नंबर 4 स्थान प्राप्त किया है। इससे वह विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले अर्जुन एरेगेसी भारत के दूसरे शीर्ष खिलाड़ी थे। ये उपलब्धि उन्हें FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 में एक्सीलेंस प्रदर्शन करने के कारण मिली है। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीत दर्ज कर चेस वर्ल्ड में सनसनी मचा दी थी। उसके बाद डी गुकेश 2019 में भारत के 60वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तब वह 13 साल की उम्र में दुनिया के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे। हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीती है और सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने हैं चैंपियनशिप जीतने वाले। FIDE रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश बन गए हैं। नेक्स्ट है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र UN ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र UN ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन घोषित किया है। इसके तहत हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अधिकांश ग्लेशियर पृथ्वी के जो पोलर रीजन है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, उनमें पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर सी लेवल बढ़ता जा रहा है। ये पहल जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से निपटने के लिए की गई है। तो बी आंसर सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, भारत ने 2025 के पहले खो खो वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता है। फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को हराया था। वहीं महिला टीम की कप्तानी किसने करी थी? पिंकी इंगल ने करी थी। वहीं पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? प्रताप वेकर थे। टूर्नामेंट का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने किया था। कहाँ पर किया था? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में। 23 देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बार इसका मस्कट क्या था? तेजस और तारा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो महिला वर्ग में पिंकी इंगल को यह खिताब मिला, वहीं पुरुष वर्ग में प्रताप वेकर को। भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग दोनों का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो एंटिटी लॉकर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म पर
बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जीएसटी दस्तावेज, डीएसटी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से एमएसएमई, स्टार्टअप्स, ट्रस्ट और सोसाइटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डिजी लॉकर की सफलता के बाद में लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में किस संस्था का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ICAR ने हाल ही में सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रख दिया है, निरका। इस बदलाव का उद्देश्य एग्रीकल्चर रिसर्च के दायरे को बढ़ाना है, इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप को शामिल करना भी है। ध्यान रखिएगा, ICAR ने हाल ही में अभी सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर के रूप में स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन को रखा गया है। फोर्थ नंबर दिया गया है इंडिया को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसे इशू किया जाता है और विश्व के 145 देश इस इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं। भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? चौथे स्थान पर रखा गया है। अगर यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान को 145वां स्थान दिया गया, मतलब अंतिम स्थान दिया गया, और पाकिस्तान को 12वें स्थान पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनिक एंड मिलेट्स का 6th एडिशन 2025 में बेंगलुरु कर्नाटक में 23 से 25 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। इसका आयोजन कर्नाटका सरकार द्वारा किया गया। 10 देशों के रिप्रेजेंटेटिव और भारत के 25 से अधिक राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। मिलेट्स और ऑर्गेनिक उत्पादकों की खेती को प्रोत्साहित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान है। 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। यहाँ पर बात हो रही है 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में किया गया। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जेड-मोर टनल का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड-मोर टनल का उद्घाटन किया। ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कि 2 लेन सड़क सुरंग है। ये जो टनल है ये गंगबरग और सोनमर्ग के बीच में बनी हुई है। ये नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर स्थित है। ये जो सड़क सुरंग है 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई हैं। यहाँ पर 6.5 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रयागराज कुंभ के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुंभ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर वीडियो देख के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। यहाँ पर देखिए, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की सूची में शामिल करने की बात हो रही है, तो इसे शामिल किया गया था 2017 में। 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यूनेस्को ने कुंभ मेले को फेस्टिवल ऑफ द हॉली पिक्चर के रूप में भी वर्णित किया है। प्रयागराज में जो 2025 में कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, ये एक महाकुंभ है जो कि 144 वर्षों में आयोजित होता है। 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद में महाकुंभ आयोजित होता है और ये सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, इसलिए ये इस बार बहुत ही खास है। कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। मतलब इस बार अगर प्रयागराज में 2025 में कुंभ मेला आयोजित हो रहा है तो 12 साल बाद फिर से प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होगा। कुंभ मेले आयोजित होने की जो साइकिल होती है वो 3-3 वर्षों की होती है। नेक्स्ट 3 वर्ष बाद में जो कुंभ मेला आयोजित होगा वो उज्जैन में होगा, उसके बाद 3 वर्ष बाद फिर दूसरी जगह पर आयोजित होगा। इसी तरीके से साइकिल चलती जाती है और 12 वर्ष में किसी भी एक स्थान पर कुंभ मेला आयोजित होता है।
तो इस पॉइंट को थोड़ा समझना ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि 12 साल में आयोजित होता है तो फिर 2028 में उज्जैन में कैसे सिंहस्थ आयोजित होगा। तो यहाँ पर आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। बोला गया है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। 2017 में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था कुंभ मेले को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा और पीवी सिंधु के बीच साझेदारी 2025 से शुरू होगी। पीवी सिंधु के बारे में हम सभी को पता ही है कि रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने मेडल अपने नाम किया था। रियो ओलंपिक में सिल्वर एंड टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पर पीवी सिंधु, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 किताब को अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। अमिताभ कांत ने इस पुस्तक में 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई महत्वपूर्ण बातचीत का इसमें वर्णन किया है। अमिताभ कांत की बात करें तो नीति आयोग के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 हाल ही में अभी लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। कुडनकुलम भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो रूसी सरकारी स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन रोस्टोम ने तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 320 टन का परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। ये 1000 मेगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। ये संयंत्र भारत और रूस के बीच 1988 में हुई परमाणु ऊर्जा सहयोग संधि न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 रिएक्टर होंगे जिनकी कुल क्षमता 6000 मेगावाट होगी। पहली और दूसरी इकाई 2013 और 2016 में नेशनल ग्रिड से जुड़ गई थी। तीसरी और चौथी इकाई का निर्माण जो है वो लगातार जारी है। इस संयंत्र के संचालन की बात करें तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन हाल ही में अभी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है। इससे पहले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों की भलाई और उनकी आय में वृद्धि करना, हल्दी के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। भारत जो है दुनिया की 70% से अधिक हल्दी का उत्पादन करता है और 62% ग्लोबल टर्मरिक ट्रेड में भारत का योगदान है। महाराष्ट्र और तेलंगाना हल्दी उत्पादन में अग्रणीय राज्य हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? निजामाबाद में स्थापित किया गया है, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2025 को भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस वर्ष के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ये चौथी बार था जब इंडोनेशिया के किसी नेता को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया गया। पिछले साल 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि थे। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। 17,000 से अधिक द्वीप यहाँ पर स्थित हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे इस बार के मुख्य अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? मशहूर भारतीय चिकित्सक, इंडियन फिजिशियन डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा NRI प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 को ओडिशा में सेलिब्रेट किया गया। 2023 में 70वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इस बार डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 85वीं भारत की रैंक है। 2024 में भारत की रैंक 80 थी, यानी इस बार भारत की रैंक 5 अंक फिसली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट से 57 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। पहले स्थान पर इस इंडेक्स में सिंगापुर को रखा है, जहां पर 227 में से 195 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री दी गई है। दूसरे स्थान पर जापान है,
चीन की बात करें भारत के पड़ोसी देशों में तो उसकी रैंक 60 है, पाकिस्तान की रैंक 103 है, नेपाल की रैंक 101 और बांग्लादेश की रैंक है 100। भारत की रैंक ध्यान रखिएगा 85 है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया टीम ने यह सीरीज 3-1 से जीती है। कितने से? 3-1 से। ए आंसर। 5वां टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीता। लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? स्कॉट बॉलैंड रहे थे। मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को यह खिताब दिया गया। इंडिया टीम ने 10 साल के बाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी है। इससे पहले 2014-15 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 5 टेस्ट मैच की एक सीरीज है। इस ट्रॉफी का नाम भारत के सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला। HMPV वायरस का पूर्ण रूप क्या है? HMPV की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV का फुल फॉर्म है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। HMPV वायरस के बेंगलोर में 2 मामले सामने आए हैं। दोनों केस कर्नाटक में मिले हैं। 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची में HMPV डिटेक्ट किया गया था। इस वायरस को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV वायरस कहते हैं, जिसके लक्षण काफ़ी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। HMPV की बात करें तो पहली बार नीदरलैंड में 2001 में यह डिटेक्ट किया गया था। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा HMPV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? कौन बना है? इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां फुल मेंबर बन गया है। इंडोनेशिया के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर साल 2023 में जोहानसबर्ग में आयोजित ब्रिक्स समिट में ही मंजूरी दे दी गई थी। ब्रिक्स की बात करते हैं तो 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने इसकी स्थापना करी थी। 1 साल बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE को इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया। ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चीन, शंघाई में है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। 2024वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कजान, रशिया में। और 2025 का आयोजित किया गया ब्राज़ील में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है ब्रिक्स का? तो बना है इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रीतिश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म मेकर प्रीतिश नंदी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने झंकार बीट्स, चमेली, क्लिक, शब्द, हजारों ख्वाहिशें जैसे हिंदी अंग्रेजी की 24 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। उन्होंने अंग्रेजी में कविता की लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं और बंगाली, उर्दू और पंजाबी की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। प्रीतिश नंदी की बात करते हैं तो 1998 से लेकर 2004 के बीच में महाराष्ट्र से राज्यसभा में शिवसेना के सांसद भी रहे हैं। 1977 में इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। 2008 में करमवीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है एंड अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार 2022 में मिल चुका है। प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे। ए आंसर। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये की एक मुश्त वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9th 11 ग्रेड में पढ़ने वाले प्रत्येक युवा छात्र को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? ओडिशा राज्य सरकार ने। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम स्टेट में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए सिक्किम के सोरंग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। भारत में शुरू होने वाला ये पहला क्लस्टर है। इसी के साथ साथ राज्य में फिशिंग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ऑर्गेनिक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की बात करते हैं तो जल में मछलियों, झींगे, पौधे इन सब की खेती करना, लेकिन बिना रासायनिक पदार्थ या फिर हानिकारक जो उर्वरक होते हैं, हार्मफुल फर्टिलाइजर होते हैं, उसका इस्तेमाल किए बिना। इन दोनों का उद्देश्य क्या होता है? जल के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका उपयोग करके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना फिशेज एंड प्लांट की खेती करना। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है।
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? सिक्किम में। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 8 से 10 जनवरी के बीच में ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहां पर किया गया? भुवनेश्वर में। सी आंसर सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। इससे पहले 70वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। इस बार कहां पर किया गया इसका आयोजन? भुवनेश्वर में किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ग्रीन जीडीपी के लिए इकोसिस्टम का मूल्यांकन शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। ये कार्य योजना ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास को हासिल किया जाए। छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वनों से घिरा हुआ है और राज्य के नेचुरल रिसोर्सेस लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं। इन लाभों को ग्रीन जीडीपी से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ बजट प्लानिंग में सुधार करना चाहता है और ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहता है जो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दे, प्रायोरिटी दे। ग्रीन जीडीपी की बात करी हमने तो एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरीके से मापना कि एनवायरमेंटल डैमेज को भी ध्यान में रखा जाए। यानी जब हम एक देश की आर्थिक वृद्धि जीडीपी की गणना करते हैं तो हम यह देखते हैं कि वृद्धि के कारण एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन जीडीपी कहते हैं। तो समझ में आया आपको? ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें एडिशन की बात करें हम तो फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में खेला गया था। वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें एडिशन के फाइनल में केरल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। किसको हराकर? केरल को। यह पश्चिम बंगाल की टीम का 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित भारत के पुरुषों के लिए एक मेजर डोमेस्टिक स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1941 में की गई थी। फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं 1941-42 में तो बंगाल ने दिल्ली को हराकर ये खिताब जीता था। 2024 संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसको हराकर? केरला को हराकर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो किस देश को फ्रेंड्स? जॉर्जिया को आधिकारिक तौर पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। जॉर्जिया 45वां मलेरिया फ्री देश बन गया है। किसी देश को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है जब वह 3 लगातार वर्षों तक यह प्रूव करे कि वहां पर मलेरिया का स्थानीय प्रसार पूरी तरीके से रुक गया है। भारत की बात करते हैं कि भारत का स्टेटस क्या है तो भारत ने 2030 तक मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य रखा है। मलेरिया बीमारी की बात कर रहे हैं हम तो एक मच्छर से होने वाली डिसीज है। यह बीमारी मुख्यतः इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलती हैं। मलेरिया मुख्य रूप से लीवर और रेड ब्लड सेल को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जॉर्जिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी ने आई स्पॉट पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। ये पोर्टल भारत के फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिचेस की रिपोर्टिंग करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सेबी की बात करी हमने तो सेबी जो है भारत में एक रेगुलेटरी बॉडी है। यह फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट के अधीन कार्य करता है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया इस पोर्टल को? सेबी के द्वारा। सी आंसर। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? तो INS सर्वेक्षण ने मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील से अधिक क्षेत्र का व्यापक हाइड्रोग्राफिक सर्वे सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। किसने? INS सर्वेक्षक ने। अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI के अनुसार फिस्कल ईयर 2022-23 में ओडिशा राज्य जो है देश में
फिजिकल हेल्थ के मामले में टॉप परफॉर्मेंस के रूप में निकल कर आया है। इस इंडेक्स की यह पहली रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य क्या है इंडेक्स का? स्टेट में फाइनेंशियल गवर्नेंस में सुधार और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एक रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत के अलग अलग स्टेट की इकोनॉमिक स्टेटस कितनी अच्छी है। इस रिपोर्ट में भारत के 18 मेजर स्टेट का वैल्यूएशन 5 आधारों पर किया जाता है। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्पेंड, रेवेन्यू, मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ डेट। इन 5 आधारों पर स्टेट का वैल्यूएशन किया जाता है। तो उड़ीसा जो है इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम के किस शहर को दूसरी राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की हाल ही में घोषणा की गई? तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा करी है कि डिब्रूगढ़ को पूरी तरीके से अपग्रेड किया जाएगा और यह असम की दूसरी राजधानी के रूप में कार्य करेगा। असम की अभी कैपिटल कौन सी है? दिसपुर है। यह निर्णय जो लिया गया ईज ऑफ लिविंग और क्षेत्र में कनेक्टिविटी को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो नागोबा जात्रा त्योहार की बात करते हैं तो भारत में केसलापुर तेलंगाना में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्योहार गोंड के मेसराम कबीले द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में ये त्योहार सेलिब्रेट किया गया। ये 8 दिन तक चलने वाला एक त्योहार है। इसे जनवरी फरवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। नागोबा जात्रा की बात करें तो यह पर्व सर्प देवता नागोबा को समर्पित है। ये आदिवासी समुदाय और प्रकृति के बीच संबंधों को मजबूत करता है। गोंड समाज की ट्रेडिशनल और कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोंड जनजाति इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यह जनजाति निवास करती है। इनकी भाषा गोंडी जो है ये तेलुगु लैंग्वेज से संबंधित है। हाल ही में नागोबा जात्रा त्योहार कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? केसलापुर तेलंगाना में। बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो लेजिम लोक नृत्य की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। यह नृत्य हाल ही में फिल्म छावा को लेकर न्यूज में है। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज को लेजिम डांस करते हुए दिखाया गया है, जबकि यह डांस एक्सरसाइज के तौर पर किया जाता था। कंट्रोवर्सी के बाद में डांस सीन जो है उसमें से हटा दिया गया। लेजिम की बात करें फ्रेंड्स तो महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसका नाम एक लकड़ी की छड़ी और मेटल प्लेट से युक्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेझिम से लिया गया है। ये गणेशोत्सव, जात्रा और अदर रिलीजियस इवेंट में प्रमुख रूप से किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मराठा सैनिक इसे फिटनेस ड्रिल के रूप में उपयोग करते थे। 1982 के एशियन गेम्स में 400 महाराष्ट्रियन कलाकारों ने लेजिम का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन भी किया था। तो लेजिम लोक नृत्य काफी ज्यादा चर्चा में रहा, अभी महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई हाल ही में जिससे एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? तो हाल ही में अभी यूनियन गवर्नमेंट ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम से एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी मिलेगा। इस स्कीम को पिछले बजट में बताया गया था। इस स्कीम के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC कोई भी लोन देने वाली कंपनी को लोन देने पर 60% गारंटी कवरेज देगी। यह विशेष रूप से प्लांट और मशीनरी या फिर इक्विपमेंट परचेज के लिए जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े उससे रिलेट करती हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन के तहत भारत का पहला मानव संचालित गहरे समुद्र में उतरने वाला समरसिबल मत्स्य 6000 तैयार किया गया है। इसे 2026 तक 6000 मीटर की गहराई पर भेजने की योजना है। केवल 5 देश फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और जापान अब तक गहरे समुद्र में मानव संचालित समरसिबल का निर्माण कर पाए हैं। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट मेटल जैसे कि कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज जैसी जो दुर्लभ धातुएं होती है इनकी खोज करना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और मीथेन स्रोतों का अध्ययन करना, महासागरीय अनुसंधान और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना, ये सभी समुद्रयान मिशन के उद्देश्य हैं। तो भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। बी आंसर। महिला हॉकी इंडिया लीग HIL 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग ओडिशा वॉरियर्स ने खिताब जीता। बी आंसर। इसकी शुरुआत झारखंड के रांची में की गई। ये इसका पहला एडिशन है। भारत में फर्स्ट वुमेन हॉकी इंडियन लीग
4 टीमों के बीच में खेला गया था। हॉकी इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, ओडिशा वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? किस देश ने? देखिए, चाइना ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है। इस रडार के बाद में अब जो पनडुब्बियां होगी वो अंडर सी रडार के माध्यम से विमानों के स्थान का अनुमान लगा सकती हैं। तो किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस सम्मान को देश भर के 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया है। कितने? 17 बच्चों को। इन बच्चों ने आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस जैसे डिफरेंट एरियाज में एक्सीलेंट परफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इसे दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। 17 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया 2025 में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एक्सियोम मिशन 4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया? किसे चुना गया? शुभांशु शुक्ला को। एक्सियोम मिशन 4 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा जाने वाला प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है। ये मिशन नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च होगा। एक्सोम स्पेस की बात करते हैं तो एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है। नासा के साथ मिलकर यह मिशन संचालित कर रही है। इस मिशन में स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उपयोग किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4 में पायलट के रूप में चुना गया है। शुभांशु की बात करें तो इसरो के एस्ट्रोनॉट और इंडियन एयर फोर्स के अधिकारी भी हैं। इन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भी चुना गया है। यहाँ पर शुभांशु शुक्ला बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन समिट की सह अध्यक्षता करने वाले हैं? तो किस समिट की फ्रेंड्स? पेरिस एआई सेफ्टी समिट। सी आंसर सही होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर 10 से 11 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली पेरिस एआई सेफ्टी समिट को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ सह अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन एआई रेगुलेशन, इनोवेशन और इथिकल गवर्नेंस पर इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। पेरिस एआई सेफ्टी समिट 2025 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। यह इस समिट का 3rd एडिशन है। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था, इसका फर्स्ट समिट जो हुआ था वो यूके में हुआ था, दूसरा साउथ कोरिया में और तीसरा हो रहा है फ्रांस में। इस समिट का उद्देश्य क्या है? मजबूत फ्रेमवर्क के माध्यम से एआई रेगुलेशन के और बेहतर इस्तेमाल के बारे में चर्चा करना, अलग अलग देशों के बीच एआई को लेकर पार्टनरशिप और पॉलिसी मेकिंग में सहयोग करना। तो पेरिस एआई सेफ्टी समिट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच, बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2025 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने सितांशु कोटक को इंडियन क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया है। सितांशु कोटक की बात करें तो इन्होंने विक्रम राठौड़ की जगह ली है। अगर वर्तमान में अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम के कोच की बात करते हैं मेंस टीम के, तो वो कौन है? गौतम गंभीर हैं। वहीं अगर वुमेन क्रिकेट टीम के कोच की बात करते हैं तो करंटली कौन है? अमोल मजूमदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। वे वर्तमान में असम के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक रहेगा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करी है। 47th सी आंसर। यह सेरेमनी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुई। यूएस चीफ जस्टिस जोहान रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर समारोह में शामिल हुए थे। 46वें राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के जो बाइडेन थे। इनसे पहले 45वें कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप ही थे। तो दोबारा ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया? तो हैदराबाद के मूसी नदी ऐतिहासिक भवनों को 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। इसके साथ साथ गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को भी इसमें शामिल किया गया। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड एक प्रमुख कार्यक्रम है जो विश्व भर के कल्चर हेरिटेज पर ध्यान आकर्षित करता है। यह लिस्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। इससे पहले ये 2022 में लाई गई थी
उसमें भारत से कोई भी जगह नहीं थी। 2025 में भारत से 2 साइट्स इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, एक मूसी नदी ऐतिहासिक भवन और भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो फाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। किसने? कर्नाटका ने। कर्नाटका की 5th विजय हजारे ट्रॉफी यही है। इससे पहले 2023-24 में विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने राजस्थान को हराकर अपने नाम की थी। इस विजेता टीम के कैप्टन कौन थे? मयंक अग्रवाल थे। रनर अप कौन रही है? विदर्भ रही है। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। फर्स्ट एडिशन 1993-1994 में खेला गया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कवचम सिस्टम लॉन्च किया है? तो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन द्वारा केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया। ये पहल केरल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लाई गई है। कवचम को केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से विकसित किया है। किस राज्य ने कवचम सिस्टम लॉन्च किया है? केरल ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 देने की योजना शुरू करी है? तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है विष्णु देवसाई। उन्होंने राज्य के भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये एनुअल सपोर्ट प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना शुरू करी है। इस प्लान का लक्ष्य है लगभग 7.5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाना, जिससे उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी में सुधार हो। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आयरलैंड की संसद ने 64 वर्षीय माइकल मार्टिन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। ये फियोन फॉल पार्टी के नेता हैं। उनका प्रधानमंत्री के रूप में ये दूसरा कार्यकाल है। हाल ही में 24 जनवरी को मार्टिन को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। आयरलैंड की बात कर रहे हैं तो एक यूरोपीय देश है। इसकी कैपिटल क्या है? दुबलिन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो पांगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल हर साल नमपोंग में आयोजित किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। इस साल ये महोत्सव वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के साथ में सेलिब्रेट किया गया। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के अवशेषों को पुनर्स्थापित करने की योजना भी घोषित करी है। पांगसाऊ पास की बात करें तो भारत म्यांमार सीमा पर 3,727 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पटकाई हिल्स के शिखर पर स्थित हैं और ऐतिहासिक लेडो रोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस पास का नाम म्यांमार के पांगसाऊ गांव से लिया गया है, जो कि सीमा से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 का अवार्ड दिया गया। ये सम्मान उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया? तो 1948 में स्थापित ट्रैक एंड फील्ड न्यूज मैगजीन को खेल की बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकन स्पोर्ट मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने वर्ष 2024 के लिए बेस्ट जेवलिन थ्रो प्लेयर के रूप में चुना है। उन्होंने पेरिस 2024 में 89.45 मीटर थ्रो के साथ में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। यहाँ पर नीरज चोपड़ा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता में दिसंबर 2023 से 24 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2024 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। दिसंबर 2024 तक भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 209 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 की 180 गीगावाट की तुलना में 15.84% अधिक हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 15.84%। नेक्स्ट है, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? तो इजराइल और हमास के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को हाल ही में स्वीकार कर लिया गया है। एग्रीमेंट के तहत 42 दिनों की संघर्ष विराम अवधि और हॉस्टेजेस को रिलीज करने पर सहमति बनी है। यह संघर्ष विराम 460 दिनों से अधिक चले भीषण युद्ध के बाद हुआ है। इजराइल हमास वॉर की बात करें तो इजराइल और हमास के बीच में 7 अक्टूबर 2023 को यह शुरू हुआ था। इस युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वहां से वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था।
कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत की छठी खगोलीय वेधशाला 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, कहाँ पर स्थापित की गई? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की पंचेत पहाड़ी पर भारत की छठी और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला का नाम सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला है। कहाँ पर स्थापित की गई? 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, पंचेत हिल, पुरुलिया। सी आंसर। इस वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया है? तो हाल ही में भारत ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर इस उपलब्धि की जानकारी दी। यह इंजन भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे केवल 4 देशों के पास ही हाइड्रोजन चलित ट्रेनें हैं, जिनकी क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर है। भारत का इंजन सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बन गया है। इस इंजन की शक्ति कितनी है? 1200 हॉर्स पावर की है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया है? भारत ने किया है। सी आंसर। हाल ही में आयोजित 42वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया? तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड में से एक 82वें गोल्डन अवार्ड्स की हाल ही में घोषणा की गई लॉस एंजलिस में। भारत के डायरेक्टर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट को 2 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। इन अवार्ड्स में जैक्स ऑर्डियार्ड की फ्रेंच फिल्म एमिलिया पेरेस को बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो एक प्रतिष्ठित अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड सेरेमनी है, जिसे हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये पुरस्कार खासकर मूवी एंड टेलीविजन शो की बेहतरीन कृतियों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। गोल्डन ग्लोब का आयोजन पहली बार 1944 में किया गया था। किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया? एमिलिया पेरेस। बी आंसर। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकरविल्लुकु उत्सव चर्चा में रहा। यह किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो सबरीमाला मंदिर में मकरविल्लुकु महोत्सव के दौरान भीड़ भाड़ को रोकने के लिए वहां के पुलिस प्रशासन ने त्रावणकोर देवसोम बोर्ड से अनुरोध भी किया। 5 जनवरी को लगभग 40 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने अयप्पा मंदिर में दर्शन भी किए। मकरविल्लुकु महोत्सव की बात करें तो केरल के फेमस सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक पर्व है। यह उत्सव मुख्य रूप से हर साल दिसंबर-जनवरी के बीच में मनाया जाता है और यह मकर संक्रांति के दिन के आसपास होता है। तो हाल ही में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकरविल्लुकु उत्सव काफी चर्चा में रहा। यह किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस सोमनाथ के स्थान पर नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ की बात करें तो जनवरी 2022 को इसरो के चेयरमैन का पद इन्होंने संभाला था। 3 साल के कार्यकाल के बाद में ये रिटायर हो गए हैं। किन्होंने इनका स्थान लिया है? वी नारायण ने इनका स्थान लिया है। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, वी नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बहादुर सिंह सागू एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में एथलेटिक्स के खेलों को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन है। AFI का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडियन एथलीट को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना उनको और उन्हें नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई? तो वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों के अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। यह फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वन अपराध मामले को ऑनलाइन निपटाने के लिए शुरू की गई है। किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई? कर्नाटका। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 88 वर्ष की उम्र में राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। भारत देश के एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक रह चुके हैं। इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था।
चिदम्बरम जी को 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 1999 में। ए आंसर। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स ये जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप OSS करंट अफेयर, हमारा पैकेज है ईयरली करंट अफेयर का, उसको एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ का पैकेज है साल भर के लिए, जिसमें करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको उसमें मिल जाते हैं। मंथली करंट अफेयर PDF मिल जाती है, ई-बुक मिल जाती है, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक हमने करंट अफेयर का आपके लिए पैकेज बना रखा है। इसी पैकेज में आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। तो अगर आपने OSS ईयरली करंट अफेयर पैकेज को एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस पैकेज को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।